हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डाइपोल के बारे में बात की, द्विध्रुव के बारे में बात की कि द्विध्रुव क्या होता है। और हमने पढ़ा कि दो आवेश हैं, अगर समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज है टू, और उनको फिक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब इस डाइपोल की वजह से एक प्रॉपर्टी तो हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ी थी, डाइपोल मोमेंट। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि इस डाइपोल की वजह से अगर कोई आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस के कोई पॉइंट पी पर अगर मुझे पोटेंशियल विभव कैलकुलेट करना हो तो वो विभव क्या आएगा। और विभव के लिए हम लोग सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, और हमारे पास में पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे 5 और 6 तक। ठीक है, अभी इस ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। वो ज्योमेट्री में देखिए, ये जो ज्योमेट्री है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखना, जो ट्राइंगल है ये देखिए BAO, त्रिभुज BAO से समझिए। एक चीज तो मुझे ये बताइए, हाँ, त्रिभुज BAO से बात कीजिए। बाय ट्राइंगल BAO, cos थीटा अगर कैलकुलेट करना हो, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके अंदर देखिए बेस क्या होगा, ये 90 है, 90 के सामने का ये तो हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। ये थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया AB, ये AB बेस है ना। और हाइपोटेनस क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया, ये AO। तो AB अपॉन AO आ गया, AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। AB या BA बोल लो, एक ही बात है ना। मैं इसको BA बोल दूं तो BA जो है वो क्या आ गया, AO cos थीटा। कोई मुझे ये बता सकता है कि AO का लंबाई क्या है, AO का डिस्टेंस कितना है, AO का लेंथ कितना होगा। AO, ये AO है, ये A से D तक ये पूरा डाइपोल है, डाइपोल का डिस्टेंस है D। O मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, तो AO क्या हो गया, D का आधा हो गया, D/2 हो गया। तो AO क्या है, D/2, तो AO है D/2। तो BA मिला मुझे D/2 cos थीटा, ये मिला मुझको BA। ये इसको इक्वेशन नंबर 7 कर लो। तो मैंने BA तो कैलकुलेट कर लिया, जो कि यहां पे पुट करना है। अभी DC भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो DC के लिए दूसरा त्रिभुज, दूसरा ट्राइंगल काम में लेंगे। DC के लिए ये ट्राइंगल काम में लेंगे हम लोग। ये ट्राइंगल कौन सा, ये ODC या CDO, कोई सा बोल लो, CDO। इसके अंदर cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा। एक बार अगर बात करें तो इसका आधार कौन सा है, थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने का ये हाइपोटेनस कर्ण, ये बेस है इसका CD या DC बोल लो, ये DC। ये तो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया OD। और OD इसमें D/2 है ना, अरे OD भी तो D/2 है, क्योंकि ये भी आधा है इसका। तो cos थीटा DC अपॉन OD आएगा, cos थीटा जो है DC अपॉन OD, cos थीटा है वो DC अपॉन OD आएगा। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CDO की बात कर लो। तो DC आएगा, वो आएगा OD इंटू cos थीटा, और OD क्या है, D/2, ये cos थीटा आ गया, ये DC आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 और 7 से, जिसने कॉपी नहीं किया पॉज करके कॉपी कर लेना। ये दोनों वैल्यू देखिए, मैं 5 और 6 में पुट करूंगा। यहाँ पे BA का वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे DC का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बाई 5, 6, 7, 8 देखिए, बाय इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8 क्या मिलेगा, देखो इनसे मिलेगा R1 इक्वल टू, R1 का वैल्यू R माइनस BA, तो BA का वैल्यू R माइनस D/2 cos थीटा, और R2 जो है, R2 मिलेगा R प्लस DC D/2 cos थीटा।
ये मिल गया, ये हो गया 9 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो 9 और 10 का वैल्यू R1 और R2 का वैल्यू हम लोग रखेंगे ऊपर। जो इक्वेशन नंबर 5 आया था वो, जिसने ये कॉपी नहीं किया ये कॉपी कर लो पहले, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 9 और 10 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 9 और 10 का वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे यहाँ पे। R1 R2 की वैल्यू है ना, तो 4, 9 और 10। तो देखो रखते हैं समीकरण 9, 10 से समीकरण 4 में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज, मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 4 में वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा के क्यू R2 है, R2 माइनस R1 है ऊपर, R2 ये है, R प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा, माइनस R1 है, माइनस R1 मतलब ये माइनस R माइनस माइनस प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा अपॉन R1 इंटू R2 है, R1 इंटू R2, तो ये आएगा R माइनस डी बाई 2 कॉस थीटा इंटू R प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा, राइट। आगे चलिए, ये कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, ये बचा के क्यू, इसमें बचा डी बाई 2 कॉस थीटा, डी बाई 2 कॉस थीटा 2 बार है तो आधा आधा 1 हो गया, पूरा डी बाई 2 कॉस थीटा हो गया, डी कॉस थीटा हो गया। और ये जो है नीचे वाला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ये पोटेंशियल आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है पोटेंशियल का, विभव का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो ये मिलेगा अपने को, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। देखिए अपने को पता है कि जो r है वो d के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो r स्क्वायर तो और भी ज़्यादा होगा, r स्क्वायर और भी ज़्यादा होगा, तो ये जो r स्क्वायर है ये इसके कंपैरिजन में डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसको ऑलमोस्ट 0 मान लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया, करेक्ट है। इसको दूसरे तरीके से भी, एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, देखिए ये इसका एक फॉर्मूला तो ये आ गया, Q इंटू डी क्या होता है, सिंस Q इंटू डी क्या होता है, P होता है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, मैग्नीट्यूड तो ये होगा P, द्विध्रुव आघूर्ण। वेक्टर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। द्विध्रुव आघूर्ण है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्म ये हो गया इसका, एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है। आगे चले, क्योंकि Q और D दोनों कांस्टेंट होते हैं तो P भी एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, ये मिल गया। एक और फॉर्म होता है इसका, दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा। मैं एक काम करता हूँ, इसको के पी आर से अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ और आर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, आर नीचे तो क्यूब हो जाएगा, वापस से कैंसिल आउट होगी, ये मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई इस ऊपर आर से मल्टीप्लाई किया आर आ गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसका फॉर्म बदल सकता है। ऐसे हम लोग, ऐसे होता है जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का मोड इंटू बी का मोड इंटू कॉस थीटा, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, पी आर कॉस थीटा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये अपने को मिला पोटेंशियल, विभव का वैल्यू मिल गया।
ये पोटेंशियल मिला, ठीक है। 1 सेकेंड, ये पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया अपने को विभव का, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू मिल गया अपने को फाइनली, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका एक और फॉर्म हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकता है, यहाँ तक ठीक है। चलो, इसका एक फॉर्म अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लूँ, डेल वेक्टर 1 अपॉन आर डेल बाई डेल आर। आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर आर के, तो आर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस। हाँ जी, इसको देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक कैलकुलेशन किया था, अगर आपको याद हो तो देखो, अगर डेल वेक्टर 1 अपॉन आर का डेल वेक्टर कैलकुलेट करें 1 अपॉन आर का, तो डेल वेक्टर का मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये ऐसे आएगा डी बाई डी आर 1 बाई आर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 1 डायमेंशन में बात करूँ तो डी बाई डी आर 1 बाई आर, तो ये आएगा, क्या आएगा, एक सेकेंड रुको, मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ। थोड़ा सा ये फॉर्मेट समझ लेना, जरूरी नहीं है कि आप इसको ध्यान रखो, ध्यान तो ऊपर वाले फॉर्मूले रख सकते हो। ये जो है देखो, डेल वेक्टर का वैल्यू, डेल वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका इस पर डेल वेक्टर लगा रहे हैं। डेल वेक्टर लगाने का मतलब क्या होता है, हम लोग डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल वेक्टर का वैल्यू जो होता है वो ऐसे होता है, डेल बाई डेल एक्स आई केप जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, ये ऐसे होता है। और ये आ जाएगा 1 बाई आर, जो कि सबके अंदर आ जाएगा, सबके साथ में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है। लेकिन एक और निर्देश तंत्र होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देश तंत्र और होता है, जिसमें आर, थीटा और फाई 3 टर्म होते हैं। ज़्यादा उसके बारे में समझने की जरूरत नहीं, एक दो जगह काम में आएगा, जो मैं बता देता हूँ। जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र होता है जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं, वैसे एक और होता है गोलीय, जिसमें गोलाकार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, स्फेरिकल शेप वाली चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसमें जो ये होता है, इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, फिर वहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो आर केप डेल बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर थीटा केप डेल बाई डेल थीटा प्लस फाई केप, और ये आता है आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, ऐसे होता है। आर, थीटा और फाई 3 वेरिएबल होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, अभी आगे और काम में आएगा। ये डेल वेक्टर का वैल्यू है गोलीय निर्देश तंत्र में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर मैं 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में हो तो 0 हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में भी 0 हो जाएगा। आर का डिफरेंशिएशन केवल आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये ऐसे आएगा आर केप डेल बाई डेल आर 1 बाई आर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा -1 बार आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आएगा आर केप माइनस में आएगा और आर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं आर से, तो ये आर केप हो जाएगा और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर का मोड है, ये आर केप है, आर का मोड इंटू आर केप क्या होगा, आर वेक्टर हो जाएगा क्या, अपॉन आर क्यूब। ये किसका वैल्यू आ गया, डेल वेक्टर 1 अपॉन आर। तो यहां से ये चीज नहीं मिल रही क्या अपने को, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये माइनस इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा माइनस डेल वेक्टर 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा ना। ये चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, जैसे न्यूमेरिकल करे थे ना लास्ट चैप्टर के, ये वाला, इसको प्रूव किया था हमने, ये दूसरे तरीके से प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल 1 अपॉन आर, आर क्यूब अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को लिख सकता हूँ वो,
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 10 तक हो गया था। ये हो गया 11 कर देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 11। इसके बाद में ये चीज़ें पॉज करके एक बार छाप लेना, ठीक है। आगे चले, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 11 और 12 से, तो बाई इक्वेशन 11 एंड 12 क्या मिल रहा है अपने को, पोटेंशियल जो है के पी वेक्टर है उधर नीचे, वो आर वेक्टर अपॉन आर जो आया उसका वैल्यू ये है माइनस डेल वेक्टर अपॉन 1/r। ये भी एक फॉर्म है, क्या पता एग्जाम में इस ऐसे दे दे कि ऐसे प्रूव करो, तो वहाँ तक तो वैसे ही करना, फिर उसके बाद में ये 2-3 स्टेप और लगा देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में वापस से बता देता हूँ। ये वाली चीज़ देखो, डेल वेक्टर का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गोलाकार निर्देशांतर में फॉर्मूला ऐसे होता है, जैसे एक्स कैप वाई कैप जे कैप होता है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, वैसे आर कैप थीटा कैप और फाई कैप होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे होता है, इन दोनों का यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। 1/r के रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वैसे ही जैसे r थीटा और फाई 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो r का फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल इसके रिस्पेक्ट में होगा, जो भी आया वो आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ कंडीशंस लेते हैं, केस पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। मैं ये भी फॉर्मूला, कोई सा फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख लेना, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर ये सिंपल है, ये याद रख लेना, ये सिंपल है, ठीक है। याद रखने में थोड़ा इजी है। पी तो पता रहता है ना, ध्यान रहेगा आपको, क्यू इंटू डी होता है, द्विध्रुव आघूर्ण है, पोटेंशियल सॉरी डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके केस लेते हैं कि एक्स निरक्ष पर क्या होगा और उस पे क्या होगा, इस पे देखिए एक्स पे क्या होगा। देखिए केस 1, एक्स पर एट लीनियर एक्सिस या एक्सिस, मतलब डाइपोल ऐसे है ना, प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है, ये ओरिजिन है, तो इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड विभव निकालना है। ये एक्सिस हो गए इसके ऊपर, तो एक्स पे होगा तो थीटा क्या होगा, जैसे थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है, जैसे पॉइंट पी लिया तो ये थीटा है एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस पे इधर ले लूँ तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल वी के पी कॉस थीटा होता है, तो थीटा के पी कॉस 0, तो ये हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इस एक्स पे इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ होगा तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री होगा तो ये माइनस में के पी कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस के पी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, प्लस माइनस हो गया, मैं एक कंडीशन लेके बात कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। ये आ गया। अगर निरक्ष की बात करूँ, निरक्ष पे ये छाप लेना पहुँच करके, केस 2, निरक्ष पर एट परपेंडिकुलर एक्सिस, इधर बात कर रहा हूं, ये तो एक्स हो गया है, निरक्ष मतलब लंबवत ऊपर की तरफ, ये यहां पे। आप जब 12th में पढ़ते थे आप इसको ऐसे देखते थे, प्लस क्यू रखा हुआ है, ये माइनस क्यू रखा हुआ है, ये एक्सिस है और ये निरक्ष है, ये मध्य बिंदु से, ऐसे देखते थे। तो इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, इस तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे निरक्ष ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर यहाँ पे निरक्ष आएगा तो थीटा का वैल्यू देखो, ये बढ़ता ये 90 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90, मतलब निरक्ष पर जब भी कैलकुलेट करना परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया इसका मतलब, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो v जो आएगा वो के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, तो v 0 हो जाएगा, विभव का मान क्या आएगा 0 आएगा, निरक्ष पर विभव क्या होता है 0 होता है। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे विभव के तो दोनों मान मिल के
एक्स और निरक्ष पे दोनों चीज़ें मिल गई अपने को। एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अभी इतना टाइम है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक कंप्लीट हो सके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है, चमका। चलिए, ये अपने को मिल गया। मेन चीज़ तो ये थी कि ये अपने को ये मिल जाए, ये फॉर्म जो भी थे दोनों पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो आप याद रखने के लिए, ये तो फिर निकाल सकते हो यहाँ से। तो एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दे के बोल दिया जाए कि पोटेंशियल कैलकुलेट करो, द्विध्रुव के कारण है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल विभव ज्ञात करो, तो निकाल लेना इसे। ठीक, थीटा और अगर आर के वैल्यू भी पता हो तो आप पोटेंशियल विभव वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, न्यूमेरिकल अगर दे दे, इस पर थीटा और आर दे दे, चार्ज दे दे, तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। क्लियर, चलिए ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए।